Okay, this is our last lecture of surface chemistry, lecture 16. We have already discussed four features of enzymes: their small quantity, efficient nature, specificity, and optimum temperature and pH. Now, this is our fifth feature: enzyme activator. Enzyme activators, substances which activate enzyme for their efficiency. So, एंजाइम एक्टिवेटर्स के लिए हम करेंगे कि एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन पोर्शन अटैच होता है, जिसे हम एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके साथ एक नॉन प्रोटीन पोर्शन अटैच होता है, नॉन प्रोटीन पोर्शन, जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। कोफैक्टर जो है दो तरीके के होते हैं। कोफैक्टर दो तरीके के हैं: इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आयंस आ जाएंगे, जैसे Zn2+। जनरली ये ट्रांसमेटल आयंस होते हैं, Fe2+, Mn2+, एंड ओनली एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्वेश्चन पूछा था मेंस में, इज Mg2+। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अगेन divided into two classes: coenzymes, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, उसको ध्यान से देखेंगे और उल्टा नहीं लिखेंगे। इसको ज़्यादातर उल्टा लिखाते हैं, तो ये ध्यान रखना चीज़ का। नाउ कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर? कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप. Coenzymes, prosthetic group. Coenzymes, they are derived from vitamins such as thiamine. थायमिन सबने सुना होगा, जिसको हम विटामिन B1 भी कहते हैं। थायमिन इसका केमिकल नेम है। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है, क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा हुआ है। केमिकल नेम पूछ रहे हैं आजकल, तो इसे याद करना है। सिमिलरली राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का केमिकल नेम है, तो ये दो ध्यान रख लेंगे। कोएंजाइम इनसे डिराइव होते हैं। सेकंड है, जो ये लूजली हेल्ड होते हैं, दीज आर लूजली हेल्ड टू द प्रोटीन, लूजली हेल्ड टू एंजाइम। क्लियर? दीज आर लूजली हेल्ड टू एंजाइम. Coenzymes are loosely held to enzyme. Then third is thymine, then loosely held to protein. Then they are separated by dialysis. Clear? They are separated by dialysis. Then again in this we have prosthetic group. They are derived from vitamins such as biotin. Biotin is the chemical name of vitamin H or B7. Second, vitamin H or B7. Second is they are tightly held to protein, tightly held to enzyme. Third, they are separated by hydrolysis. Clear? They are separated by hydrolysis. So this is the difference between coenzymes and prosthetic group. इसको ऐसे याद रख लेते हैं, P के साथ T आता है, PT, PH, PH कॉमन है, PT कॉमन है, टाइटली हेल्ड और सेपरेटेड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें CD, तो ये डिफरेंसेस हैं, इसको याद कर लेंगे। केमिकल नेम पे भी ध्यान देना है। और फिर इसके अंदर एक चीज़ और नोट कर लेंगे, ये एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी आएगा। एंजाइम डेफिशिएंसी डिसीज, एंजाइम की डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी है? वो टू एंजाइम डेफिशिएंसी डिसीज कौन कौन सी है? एंजाइम डेफिशिएंसी डिसीज, फर्स्ट इज PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। क्लियर? PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। एंड सेकंड इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म के बारे में सबने सुना होगा, जो स्किन वाइट हो जाती है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है और ऐसा एनिमल्स में भी होता है, स्किन जो है वाइट हो जाती है, तो ये एल्बिनिज्म डिसीज है, ये एंजाइम डेफिशिएंसी डिसीज है। क्लियर? तो दीज आर एंजाइम एक्टिवेटर. सिमिलरली वी हैव सिक्स्थ फैक्टर एज एंजाइम पॉइजन्स. एंजाइम पॉइजन, सिक्स्थ फैक्टर एंजाइम पॉइजन. ये एंजाइम पॉइजन क्या करेंगे? जैसे कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिक्रीज करता है पॉइजन, ऐसे ही एंजाइम की एक्टिविटी को भी डिक्रीज कर देगा एंजाइम पॉइजन. सो दीज आर द सिक्स फैक्टर्स विच affect the activities of enzymes, and these are also called as characteristics or features of enzyme. Now we'll discuss mechanism of enzyme action, mechanism of enzyme catalysis.
एंजाइम कैटालिसिस। इसमें हमें पढ़ना है लॉक एंड की मॉडल। क्लियर, लॉक एंड की मॉडल। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, ऐसे ही पर्टिकुलर एक्टिव साइट के लिए एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके लिए एक्टिव एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होगा। सपोज ये एंजाइम है, दिस इज एंजाइम। इसके ऊपर वैसे तो साइट्स बहुत सारी हैं, लेकिन ये इसके बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्टिव साइट। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट, जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होगी और उस पर सबस्ट्रेट भी, ये सबस्ट्रेट है, इस पे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आ सकता है जो इसकी एक्टिव साइट में फिट हो सकता है। एक्टिव साइट के पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये लास्ट टाइम भी बताया था, लाइक OH, NH2, COOH, विच विल फॉर्म बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। तो E और S, ये E और ये S, इन दोनों का बॉन्ड बनेगा, तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। सबस्ट्रेट आके यहाँ पे E और S का बॉन्ड बन गया, सबस्ट्रेट यहाँ पे फिट हो गया, और इसके बाद EP हो जाएगा। EP में ये जो सबस्ट्रेट आया ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, ये E, ये P। अब इस प्रोडक्ट की कोई एफिनिटी नहीं है इसके सरफेस पे, ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे एंजाइम के थ्रू कैटलाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। अब इस प्रोडक्ट की कोई एफिनिटी नहीं है, तो एंजाइम एज इट इज रह जाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएगा इस तरह से। ये प्रोडक्ट आ गया एंजाइम प्रोडक्ट। तो इसको हम शो भी कर सकते हैं इक्वेशंस के थ्रू। तो एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आया, E और S का बॉन्ड बन गया, S सबस्ट्रेट जो है कैटलाइज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट की कोई एफिनिटी नहीं है, एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो गए। लाइक दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म मोर क्विकली बाय एंजाइम। तो इसमें अगर हम इक्वेशंस के थ्रू शो करें तो E प्लस S क्या बनेगा, पहले ES, E प्लस S क्या बन जाएगा, ES कन्वर्ट होगा EP में, EP में प्रोडक्ट की, एंजाइम में प्रोडक्ट की कोई एफिनिटी नहीं है, तो E प्लस P में अलग हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ enzyme catalysis, mechanism of enzyme catalysis by lock and key model. Clear, by lock and key model. next हम स्टडी करेंगे टॉपिक जियोलाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज जियोलाइट्स और शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। जियोलाइट्स और शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। जियोलाइट्स और शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। जियोलाइट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स दे आर थ्री डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट्स। कोई पूछेगा तो ये बोलना है 3 डायमेंशनल हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट्स। क्लियर, 3 डायमेंशनल हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट्स, जिसमें कुछ सिलिकॉन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, उससे क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। इन विच सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्यूमिनियम एटम्स। तो ये जियोलाइट्स की डेफिनेशन है। दीज आर 3 डायमेंशनल हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट्स इन विच सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्यूमिनियम आयंस। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल फॉर्मूला जो है इसका वो है mx/n, फिर AlO2 होल x, SiO2 होल y डॉट ZH2O। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है mx/n। mx कुछ ऐसे मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे m जो है Na प्लस हो सकता है, K प्लस हो सकता है, या Ca2 प्लस हो सकता है। तो x तो यहाँ पे x जो है इसका नंबर है, Na2 जैसे आ गया, Na2 आ गया, तो ये 2 हो गया। और n इज चार्ज ऑन कैटायन, n जो है यहाँ पे, दिस n इज चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। क्लियर, n चार्ज ऑन कैटायन है, x और y ये वैल्यूज हैं, ऐसी z भी एक वैल्यू है। क्लियर, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है और इसको ध्यान रखना है। और जियोलाइट जो है हमने यूज़ किए थे हाइड्रोजन क्लास 11th में, हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर, परम्यूटेट मेथड के अंदर, परम्यूटेट मेथड में हमने इसको यूज़ किया हुआ है। परम्यूटेट मेथड में जो, लेकिन उसमें जो जियोलाइट्स हमने यूज़ किए थे वो भी अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसको, वो हमारे हाइड्रेटेड थे। इसमें हम जो हाइड्रेटेड नहीं होंगे उनको यूज़ करेंगे।
तो इसके अंदर डेफिनेशन बता दी, इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स, जो जियोलाइट्स होते हैं इनका हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3D हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। 3D हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से। ऐसे कंटिन्यूड होगा पूरा, ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। दे हैव हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो इनके जो पोर्स होते हैं इसमें क्या जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए तो अब ये सबस्ट्रेट को कैटलाइज नहीं कर पाएंगे, रिएक्टेंट को कैटलाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले इनको हीट करना पड़ता है ताकि इसका वाटर का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर वो लूज हो जाए, स्पेस खाली हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो आसानी से रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर पाएंगे। तो यही इसके फीचर्स में लिखना है, सेम चीज। दे हैव हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। फीचर्स में क्या रखेंगे कि इनका जो पोर साइज है, जियोलाइट्स का जो पोर साइज है वो 260 से लेकर 740 पिकोमीटर तक होता है। 260 से 740 पिकोमीटर तक इनका पोर साइज होता है, डायमीटर मान सकते हैं इसको। और सेकंड, दे हैव वाटर क्रिस्टलाइज, दे आर हीटेड अप, दे आर हीटेड टू रिमूव water of crystallization, to remove water of crystallization, clear. They are heated up to remove water of crystallization so that they can be used as catalyst, लेकिन अब भी ये उन्हीं सबस्ट्रेट को या रिएक्टेंट को कैटलाइज करेगा जिनका शेप और साइज इनके पोर साइज से मैच करेगा, जो इनका शेप और साइज के पोर साइज से मैच करेगा, इसलिए इनको दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस होगा इनके थ्रू। क्यों हो रहा है? बिकॉज जियोलाइट दे कैटलाइज ओनली दोज रिएक्टेंट्स हुज शेप एंड साइज मैचेस विद देयर पोर साइज। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछते हैं। कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स इज कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव। क्यों कहते हैं ऐसा? कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स इज कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं रिएक्टेंट्स को कैटलाइज करेगा जिनका शेप और साइज मैच करेगा इनके पोर साइज से मैच करेगा, तो ही वो कैटलाइज हो पाएंगे, नहीं तो कैटलाइज नहीं होंगे, फिट नहीं हो पाएंगे इनके एक्टिव साइट्स में। तो ये तो इसके अंदर ध्यान रखने फीचर्स है इसके। फिर इसका जो एप्लीकेशन है, एग्जांपल है इसका, वो देखेंगे। इसका एप्लीकेशन एग्जांपल इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज ZSM5 जियोलाइट sieve of molecular porosity 5 से यहाँ पे मीनिंग है 5 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होगा, जो 5 एंगस्ट्रॉम जो डायमीटर होगा, एक कंपनी के नाम पर भी बोला गया था। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। जियोलाइट sieve of molecular porosity 5 ZSM5। और इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये एल्कोहल्स को पेट्रोल, गैसोलीन या डेट इज हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के काम आता है। ZSM5 डालेंगे इसके अंदर तो इससे क्या मिल जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स और गैसोलीन और पेट्रोल इस फॉर्म में मिल जाएगा। और जो हमने 11th में पढ़ा था उसमें हार्ड वाटर था, हार्ड वाटर को अगर सॉफ्ट करना है तो हमने इसके अंदर जियोलाइट डाला था, जियोलाइट डाला यहाँ पे। और वो जियोलाइट क्या था? यहाँ मिल जाएगा सॉफ्ट वाटर। वो जियोलाइट क्या था? हाइड्रेटेड था। दैट जियोलाइट वाज हाइड्रेटेड। वो इस तरीके का था कुछ, जैसे NaAlSiO4 इस टाइप का था कुछ, या इसको डबल करके लिखा होता Na2Al2Si2O8। तो इसमें N इसको रिप्रेजेंट किया था हमने Na से, इसको Na2Z से। तो इस टाइप का हमने यूज़ किया था जियोलाइट यहाँ पे। वो अभी नहीं करना है, बस सिंपल सा एक एग्जांपल दे दिया कि परमुटेट मेथड में हाइड्रोजन चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ इस चीज़ को। यहाँ पे ये जियोलाइट जो होता है हाइड्रेटेड होता है। यहाँ पे जो होता है वो क्या था हमारा? एनहाइड्रस फॉर्म में। वाटर नहीं होना चाहिए, हाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट हाइड्रेटेड बट दिस वन वाज हाइड्रेटेड, क्लियर। सो दिस वाज जियोलाइट्स। इसका केमिकल फॉर्मूला, इसका फंक्शन, स्पेशली इसका एग्जांपल, वो सब तुम्हें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आना है इसका, व्हाई कैरेक्टरिस्टिक्स बाय जियोलाइट्स इज कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव। शेप सिलेक्टिव क्यों कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट इट इज ऑटोकैटालिसिस। ऑटोकैटालिसिस
ऑटो कैटलिसिस इसका मतलब क्या है, नाम से अगर सोच के देखो तो समझ आ जाएगा। ऑटो कैटलिसिस यानी सेल्फ कैटलाइज रिएक्शन है। वो कब होगा, जैसे एग्जांपल है कि इसके अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H+, H+ की प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, रिएक्शन वैसे तो रिवर्सिबल होती है, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ पे क्या आएगा OH वाटर का, यहाँ पे H, तो क्या आ जाएगा RCOOH प्लस R-OH। रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या चाहिए, एसिड चाहिए, और एसिड यहाँ बन रहा है, एसिड यहाँ बन रहा है, तो ये एसिड जो है इट एक्ट्स एज ऑटो कैटलिस्ट, इट एक्ट्स एज ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। ये रिएक्शन को क्या करेगा, कैटलाइज करेगा, ये रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। वो इसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर कि जनरली रिएक्शन दे आर स्लो इन द देयर स्पीड, देयर रेट डिक्रीजेज विद टाइम। रिएक्शंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली डिक्रीजेज विद टाइम। रिएक्शन की जो स्पीड है टाइम के साथ साथ कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि रिएक्टेंट जो है कंज्यूम होते जा रहे हैं, तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिपेंड किस पे करती है, इनके कंसंट्रेशन पे। जब यही कम हो रहे हैं तो रिएक्शन की स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन की स्पीड टाइम के साथ साथ बढ़ती क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप पे। क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज एक्टिंग एज ऑटो कैटलिस्ट एंड इट्स कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, टाइम के साथ साथ इसका जैसे रिएक्शन आगे जाएगी इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इसीलिए रिएक्शन कोई और कैटलाइज करेगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। दिस रिएक्शन इज स्लो इन द बिगिनिंग बट becomes faster after some time because RCOH formed acts as auto catalyst and this will catalyze the reaction. क्लियर। एक एग्जांपल ये कर लेंगे, और दूसरा एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको करना है। ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, दोज रिएक्शंस इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एक्ट्स एज कैटलिस्ट। एक एग्जांपल ये कर लेंगे, बैलेंसिंग सबने की हुई है, MnO4 नेगेटिव प्लस ऑक्सिलेट आयंस, तो इसमें क्या मिलेगा Mn2 प्लस और C2O4 नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज टू CO2। इसको बैलेंस कर लेंगे खुद। Mn2 प्लस एयर इज एक्टिंग एज ऑटो कैटलिस्ट, Mn2 प्लस भी किस काम कर रहा है यहाँ पे, ऑटो कैटलिस्ट का। तो ये दो एग्जांपल कर लेंगे, दो ही पूछते हैं इसके अंदर, ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑटो कैटलिस्ट। क्लियर। सो वी आर फिनिश्ड अप विद दिस सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, दिस इज लेक्चर 16। ये खत्म हो चुका है पूरा चैप्टर, और इसमें न्यूमेरिकल्स हमने नहीं किया, न्यूमेरिकल्स नोट्स से कंसल्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स मैंने दे रखे हैं नोट्स के अंदर। और इसके अलावा इसमें तो कुछ खास नहीं है। एक टर्म एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर देख सकते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसकी तरफ। टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का कर्व है, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर इसका कर्व है ये। इसमें x/m क्या है, कांस्टेंट, वो दिख रहा है हमें कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, और प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। एक फैक्टर एडजॉर्प्शन को बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर एडजॉर्प्शन को कम कर रहा है, तो इसलिए x/m क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर। इसके अलावा एक होमोजेनस हेटेरोजेनस कैटलिसिस में हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, एक पॉइंट और उसमें ऐड कर सकते हैं डिफरेंस के अंदर, होमोजेनस हेटेरोजेनस के अंदर, कि होमोजेनस के अंदर जो रेट है एडजॉर्प्शन का वो इंडिपेंडेंट, होमोजेनस के अंदर जो रेट था एडजॉर्प्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन, वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, क्योंकि उसमें तो जो कैटलिस्ट है वो तो डिजॉल्व कर जाता था रिएक्टेंट्स के अंदर, रिएक्टेंट्स में डिजॉल्व कर जाता था, इंटरमीडिएट बनाता था, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि जैसे N2 और H2 आयरन के सरफेस पे आए थे, लास्ट लेक्चर में बताया थे, N2 और H2 आयरन के सरफेस पे आए थे ऑफ कैटलिस्ट, ये हेटेरोजेनस कैटलिसिस में हुआ था। ये होमोजेनस कैटलिसिस और ये हेटेरोजेनस, तो ये डिफरेंस था इसके अंदर, तो ये इसके अंदर करना है। सो ये, और इसके अलावा अब आप इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 40 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन, जेईई मेंस के क्वेश्चन जो आए हैं, न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं इसके ऊपर, तो उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनको ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इसके। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो याद करने वाले चैप्टर हैं वो खत्म करेंगे, और उनको याद करना है, सुनाना है। बहुत बच्चों ने सुना दिया है मुझे फ़ोन पे, 10 to 11 का टाइम दिया हुआ है सुनाने के लिए, तो आप लोग भी सब ट्राई करें कि मेरे को 10 to 11 के बीच में सुना सकते हैं और डाउट्स भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा बाकी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, यहाँ पे नोट्स वगैरह हम आप लोग प्रॉपर तरीके से बनाएंगे।
और क्लासेस जैसे ही स्टार्ट होंगी आपका टेस्ट होगा इन चैप्टर्स का, और 40 ईयर्स 11th क्लास की भी फिनिश करती हैं। ओके, थैंक यू।